तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर को जारी रखते हुए बाकी जितने टॉपिक्स हैं उनको हम आज कंप्लीट नहीं करेंगे, उनको जारी रखेंगे। साथ ही साथ में ये हिदायत देना चाहता हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं होता है। केमिस्ट्री आप पढ़े हो तो मोल कॉन्सेप्ट के सहारे आपको बेसिस बनाकर पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली बेसिक्स ऑफ जो केमिस्ट्री या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर ही ऐसा है कि आपको पूरे केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है, ये पर्सनली एक अलग हिस्सा नहीं है। तो मैं तो लिखा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करूंगा। मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, लेकिन एक सम अप करना जरूरी होगा, तो थोड़ा सा जल्दी से हम लोग सम अप करेंगे और फिर बाकी टॉपिक्स में चलेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी, और मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। चलते हैं क्लास में। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर पढ़ा है तो उनके लिए ये रिवीजन है, बाकी लोगों के लिए ये एक तरह समझिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक छोटे से निचोड़ में समराइजेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं। मोल कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम लोग एक मोल की बात करते हैं। क्या करते हैं? एक मोल। मोल क्या है? अब मोल में देखिए, आप गैस है अगर, तो 22.4 लीटर्स एक मोल ऑफ गैस एसटीपी पर होता है, उतना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करता है। अच्छा, 1 मोल एटम्स के रूप में क्या होता है? तो 1 ग्राम एटम होता है। 1 ग्राम एटम होता है, तो उसमें नंबर्स कितने हो गए? 1 ग्राम एटम में 1 ग्राम एटम इन एटॉमिक वेट इन ग्राम्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ऑक्सीजन लेते हो, तो ऑक्सीजन का एटम लेना पड़ेगा आपको, उसका लिखोगे 16 ग्राम्स, ये 1 ग्राम एटम है। ठीक है। अब ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन ले लीजिए यहाँ पे, तो 14 ग्राम्स कहलाएगा। तो हाइड्रोजन आप ले लेते हो तो 1 ग्राम कहलाएगा। तो इस तरह से जितने आप एटॉमिक वेट एक्चुअली ले रहा हूँ, जो 14 यू नहीं लिख के, 1 यू नहीं लिख के, आपका 16 यू नहीं लिख के मैं जी लगा देता हूँ, तो उसको कहते हैं ये 1 ग्राम एटम है। अब 1 का मतलब ये 1 ग्राम नहीं है। देखिए 16 ग्राम है, यहाँ पे 14 ग्राम है, यहाँ पे 1 ग्राम, तो यानी कि ये 1 ग्राम एटम है, ये भी 1 ग्राम एटम, ये भी। अगर मैं 2 ग्राम एटम कहता, 2 ग्राम एटम कहता, ऐसे ग्राम एटम, तो मान लीजिए ऑक्सीजन का मैं कहता, तो ये 16 जो है इंटू 2 हो जाता है, यानी कि 32 हो जाता है ग्राम्स। तो ये क्लियर कर लीजिएगा, 2 ग्राम एटम इज नॉट 2 ग्राम्स। तो इस तरह से आपको जाने, इसमें नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, दैट इज 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स के रूप में बात करें तो वही 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। मैं पकड़ लेता हूँ ऑफ ऑक्सीजन, इस बार मैं O2 लूंगा, तो 32 कहलाएगा ग्राम्स। अगर मैं लिख देता मैं 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ऑफ O2, तो मैं कितना लिखूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 32 इंटू 3 कर दूंगा, यानी कि 96 ग्राम्स कर दूंगा। तो ये आपको जानना पड़ेगा। अब 1 ग्राम मैं नाइट्रोजन लिख देता मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का जो वजन है या वेट है वो लिख दोगे इन ग्राम्स आप। तो ये हो गया। इसके भी कितने नंबर्स होंगे? इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी होंगे। यहाँ पे ये नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स थे Na के बराबर, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल नंबर हो गए, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे नंबर मॉलिक्यूल्स लेने। एक और कंडीशन देखते हैं, आयन अगर हो, आयन आयनिक कंपाउंड है, तो उसके क्या होंगे? दो हिस्से हो जाते हैं, कैटायन एनायन। तो वो भी एनायन ले या कैटायन ले, वहां पे देखिए यूनिट्स उसके लेंगे। आप एनायन लेते हो तो इतना ही लेना होगा Na नंबर्स,
ऑफ एनायंस। एनायंस पकड़ लीजिए इसको, एनायंस आप लोगे तो Na लोगे, कैटायंस लोगे, कैटायंस आगे लिखना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैटायंस है, ये भी आप लिखोगे तो Na लोगे। तो ये सारे के सारे 6.022 10 टू द पावर 23 ही यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैं जो लिखा ये एटॉमिक मास ही तो था, मैं यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीजन का 16 लिखा, 16 ऑक्सीजन का लिखा, क्या था, एटॉमिक मास था, तो यू के रूप में लिख सकते हो, लेकिन ग्राम कर दिया गया उसको, इसको ग्राम्स में कर दिया गया, खाली किया गया, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए यू को इन ग्राम्स और वो बन गई ये, उसी से एन का लीजिए तो आपका देखिए 14 है एंड सो ऑन। ठीक है, इधर भी देखेंगे आप तो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो बोला ये ग्राम्स में क्या मॉलिक्यूल का ही वेट है, तो जो आप 32 यूनिट्स ना लिख के 32 ग्राम्स लिखते हो, यहाँ पर आप क्या देखते हो, ये जो है अगर आप दोनों एनायंस एंड कैटायंस ऐड करके देखते हो तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला मास। क्या कहते हैं, इन केस ऑफ सॉल्ट्स या NaCl में जब कॉम्बाइंड फॉर्म में रहते हैं तो कैटायन एनायन, तो उसको हम फॉर्मूला मास कहते हैं। तो फॉर्मूला मास में भी एक एक मॉलिक्यूल अगर पकड़, फॉर्मूला का जो एक एक मॉलिक्यूल है अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में पकड़ते हैं तो इतना ही आएगा, आयंस के हिसाब से पकड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब आप कहोगे कि नहीं सर हमको ये समझाइए कि NaCl दिया हुआ है प्लस एंड माइनस, NaCl के रूप में सोचेंगे तो कहेंगे 1 मोल है, अगर Na खाली पूछिएगा तो भी 1 मोल है, Cl पूछिएगा तो भी 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ Na का हाँ वजन दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे 23 G हो जाएगा, यहाँ पे Cl के लिए 35.5 हो जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला मास जब कहोगे तो आप 23 प्लस 35.5 को आप ऐड कर दोगे तो आपको देगा ये 58.5, ये 5 है, ठीक है, 58.5 ग्राम्स देगा। तो 58.5 ग्राम्स में आपके पूरे फॉर्मूला मास के हिसाब से उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने 6.022 10 टू द पावर 23 ग्राम्स ऑफ NaC अगर देखेंगे तो उसमें 6.022 10 टू द पावर 23 आपके Na होंगे, 33 ग्राम्स ऑफ Cl में आपके 6.022 10 टू द पावर 23 क्या होंगे, Cl आयंस होंगे, आयंस एनायंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। ये बात समझ में आ गई तो आप कहिए कि सर अगर मैं कहूँ कि ये दोनों आयंस मिला के कितने होंगे, तो ये तो देखिए ये दोनों मिला के आपके 2Na हो जाएंगे। अगर आयंस अलग अलग करके देखिएगा तो इसका Na तो 2 into Na हो गया ना, अगर उनको कॉम्बाइन फॉर्म में देखते तो वजन बढ़ जाता है, तो हम एक कह रहे हैं तो वजन भी तो बढ़ रहा है वहां पे, यहाँ पे अलग अलग कह रहे हैं तो वजन कम है, कॉम्बाइन करके करिए, अलग अलग करिए, हर तरह से देख सकते हो। मैं तो एटॉमिसिटी बताया था तो बताया था कैसे ब्रेकअप करते हैं और फिर देख लेते हैं कैसे एवोगाड्रोस नंबर में। अब देखते हैं इसको, केवल हम गैसेस के बारे में बात करते हैं। ये कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर मास गैस का ले लीजिए, वही हाइड्रोजन ही ले लीजिए आप, तो हाइड्रोजन जो है ये 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा HTP। आप O2 भी ले लोगे तो भी वो भी 22.4 लीटर्स ही ऑक्यूपाई करेगा, इसमें HTP पर, ये याद रखना होगा, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं सेम, लेकिन वजन अलग अलग है। इसका वजन कितना होगा आप बता सकते हो, इसका वजन ये जो है 2 ग्राम्स है, ये कितना है 32 ग्राम्स है, तो ग्राम्स में अंतर है लेकिन अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेम, यानी कि जो हल्का है थोड़ा सा में ही ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसी से तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूला दिया हूँ आपको, PV इज इक्वल टू nRT वेयर n इज इक्वल टू W/m। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेस मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं तो मैटर क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं इस फॉर्मूला को, इक्वेशन देखते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। अब इनिशियल गैस इक्वेशन के डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये गैस लॉज हम लोग जब पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुसेक्स लॉ भी वहाँ पे है, तो ये सारे जब लॉज हम लोग पढ़ेंगे तो ये डिस्कस करेंगे ठीक से। लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी इसके मतलब को समझेंगे, इसके वैल्यूज को भी नहीं जानेंगे, आर का वैल्यू
ये सब नहीं सीखेंगे अभी हम नहीं डिटेल्स में, केवल मोल कॉन्सेप्ट में इसका क्या महत्व है उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये है प्रेशर, ये गैसेस के लिए है, केवल ये जो है गैसेस के लिए है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आइडियल गैसेस, अब आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी डिस्कस करना, मैं कहा ना कि बेवकूफी होगी, तो गैसेस के लिए है, तो इसको अभी मैं केवल समझा रहा हूँ इस मैटर को। देखिए पी भी आपको मतलब प्रेशर, एसटीपी मैं कह रहा था ना, प्रेशर लेना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम देखिए, अगर एसटीपी है तो यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, तो आपका सेम नहीं है, स्टैंडर्ड है 22 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो वॉल्यूम भी आपको पता होगा कितना होगा, 22.4 लीटर्स। तो वैसी तरह से ये टेम्परेचर है। ये दो चीजें जो देख रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, आर को, इसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, मुझे डिस्कस करना है इस पोर्शन को, एन को। ये एन क्या है? इट इज द एन नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स मैंने कहा ना कि एक हो सकता है, दो हो सकता है, अगर दो है तो दो से मल्टीप्लाई करें, एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम का है तो उसको 2 इंटू 22.4 कर दीजिए, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ये मोल्स बताता है, ये है मोल। और मोल खोजते कैसे हैं? तो जो भी वेट मुझे दिया गया रहेगा, मास जो दिया गया रहेगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम से डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज कर लीजिए मुझे कहा गया कि आपको मैं 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन देता हूँ, तो मुझे दिया गया क्या, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कहा गया कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिखोगे आप, तो मैं कहा कि देखिए बता देता हूँ आपको, पहले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जानूंगा, तो 64 इन ग्राम्स में जानना है मुझे, तो इतना हो जाएगा। सॉरी, सही लिखा हूँ? नहीं, गलत लिखा हूँ। ये जो है 64 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो वहां पे लिखो वही नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब आप इसको आप करो, n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ना 64 ऊपर w, ऊपर में w और नीचे में m, दोनों ग्राम्स में है, याद रखिए m में लिख दिया, दोनों ग्राम्स में है। तो इसको आप अभी जब समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये कट जाते हैं इसलिए लिखते नहीं है। तो ये जो है ये प्योर नंबर है, एक तरह से कह सकते हैं मोल्स, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये कट के 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए हमको पता चल गया 2 मोल्स। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाता है PV इज इक्वल टू 2 RT। अब ये सारी चीज है, जैसे जैसे दिए रहेंगे, मैं बता दूं R का वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, आप उसको बहुत तरह से ले सकते हो, मैं अभी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसके 3-4 यूनिट्स आपको याद करने होंगे अलग अलग टर्म्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट ही नहीं है एक यूनिट जो आर के लिए यूज होता है, अलग अलग फॉर्म में यूज होता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ आपको कंफ्यूज करूँ। अभी समझ लीजिए कि इसका वैल्यू हमको दिया गया, हम दिया गया नहीं, लर्न करना पड़ जाता है, हम लोग लर्न कर देते हैं, बचता है हमारे पास ये थी, तो ये अपने इंटरमिंगल करते रहते हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसे रिलेशंस इनके आएंगे जिसको गैस लॉज कहते हैं। उसमें हम इस टर्म को समझेंगे और क्लियर करेंगे बाकी सब चीज। अभी मैं केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मोल्स जो है, मोल्स हम कैसे खोज सकते हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, मास अगर खोजना पड़े हमको, खैर मास ही खोजना पड़ेगा, कौन सा बात, मोलर मास कह सकते हैं, तो मोलर मास अगर आपको खोजना पड़ जाए तो क्या करोगे आप, इसके लिए जस्ट इसको ऐसे कर दीजिए, आपको अगर पता है वेट दिया गया है और कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, अगर उससे डिवाइड कर देते, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, इसी को ले लेता हूँ, कितना दिया हुआ था 64, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने का है, n इज इक्वल टू 2 कहा मैं, इससे मुझे ये तो मिल गया ना कि 32 इज द मोलर मास, कि नहीं। अब जी लगा दो तो मोलर मास हो गया, जी नहीं लगा तो मॉलिक्यूलर वेट का होगा सिंपल। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल करें। ये था एक रिवीजन आपका इसका मोल कॉन्सेप्ट का, क्यों किया गया अभी बता दूं, आगे एक स्लाइड्स में इनका जरूरत पड़ेगा, हमेशा जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिफ्रेश भी होना और रिवीजन भी होना, दोनों हो गया। अब आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक, इसका नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। ये भी जो है सेक्शन मैं ब्रीफ में कर रहा हूँ अभी, और इसका डिटेलिंग थोड़ा सा
नेक्स्ट लेक्चर या उसके बाद वाले लेक्चर में आ जाए। अभी हम लोग उसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, पहले इसको समझें। परसेंटेज अभी हम लोग एक ही कर रहे हैं, देखो आप इसी से लिखा हुआ है परसेंटेज फॉर्मूला, परसेंट बाय मास तक तो कुछ हम लोग मास की तुलना में देखेंगे। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आप लिए हो, तो कंपाउंड भी हो सकता है, क्या एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि दो चीज नहीं हो तो उसमें किसका परसेंटेज निकालिएगा? एक अगर एलिमेंट ही केवल है तो वो पूरा 100% है, तो वहां पे परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, 100% आप जानते हो। अगर दो चीज मिले हुए तभी तो, दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तभी उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का खोजने के लिए कहा जा रहा है उसका परसेंटेज खोजना पड़ेगा इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये बात समझ में पहले, तो वही लिखा हुआ मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसको बोला गया खोजने के लिए इन द कंपाउंड, ठीक है, अपॉन, ये अपॉन है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मतलब आप ग्राम्स में लिखिए, ग्राम्स लिखने से फायदा है, लिख भी सकते हो आप, तो जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी, इनटू यहाँ पे 100/1 माने 100 ही है, तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो परसेंटेज यहाँ पे जो है परसेंटेज मास कह देता हूँ शॉर्ट में, मास परसेंट भी कह सकता था, इज इक्वल टू मास ऑफ मैंने पर्टिकुलर वर्ड लिखा देता हूँ, पर्टिकुलर एलिमेंट अपॉन mass of the compound in which that element is present। नहीं तो कैसे होगा, और अल्टीमेटली इंटू 100 कर देते हैं और इसी को परसेंट में लिख देते हैं, तो परसेंट आ जाता है। एक्चुअली 100% ऐसे क्यों लिखते हैं? एक्चुअली हम लोग देखिए इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए थे, परसेंट बोलता है अपन क्या 100/100 कैंसिल सेम थिंग हो जाता है, लेकिन वो परसेंटेज देके हम लोग 100 में से एक पार्ट लिया परसेंट। आप डायमंड में सुनिएगा, डायमंड में सुनिएगा, कहते हैं लोग 24 सेंट्स या 75 सेंट्स, सुना होगा आपने। ये सेंट्स मतलब क्या है? ये छोटे छोटे टुकड़े, माने 100 के एक भाग को सेंट कहा जाता है, सेंट। तो सेंट, इतने सारे सेंट मिलके 75 सेंट हुए, 100 सेंट्स हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो अगर डायमंड क्या होता है और 100 सेंट लिखा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको 1 कैरेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कैरेट वर्ड हम लोग नहीं यूज करेंगे मैथमेटिकल कंडीशन में, ये डायमंड की प्रैक्टिकल लाइफ के सेंस में मैंने बताया। तो वो 100 हो गया, 100 पार्ट्स हो गया, 100 पार्ट्स जोड़ दिया हमने, तब 100 हो गया, 100 सेंचुरी भी कहते हैं हम लोग। सेंट कहते हैं पार्ट ऑफ 100, 100th पार्ट ऑफ 100, माने 1 को कहते हैं 1 सेंट, 2 को कहते हैं 2 सेंट, ऐसे। ये बात समझ में आ गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पहले वाटर का ले लेता हूँ, बाकी स्पेस नहीं रहेगा तो हम दूसरे स्लाइड में चले जाएंगे और वहां भी कर लेंगे। देखिए वाटर कैसे बनता है, तो उसमें होता है H2, तो कितने एलिमेंट्स इसमें है? इसमें हाइड्रोजन है और क्या है, एंड ऑक्सीजन। अब आपको क्वेश्चन दो का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन परसेंट बताइए इन वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या पूछा जाए कि ऑक्सीजन परसेंट बताइए, परसेंटेज इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो 1 ग्राम है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, 2 ग्राम्स हो गए, ठीक है। एलिमेंट का लिख दिया ना, मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। अच्छा, अब मास ऑफ द कंपाउंड H2O है, तो ये 2 है और ये 16 है, तो ये 18 हो जाएगा टोटल। और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके ऐसे कर दो, तो कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना देगा? अब 100 को पूरा कैंसिल नहीं कर सकेंगे, तो ये 10 है, 1 टाइम जाएगा,
आपका 1 बचेगा, फिर 1 टाइम जाएगा, और ऐसे 11.1% आपका हाइड्रोजन है। तो देखा जाए ऑक्सीजन कितना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना मास होता है आप जानते हो, ये एटॉमिक मास लेना है, एक लेना है ना, 16 ग्राम लोगे आप, 18 ग्राम वाटर का तो चेंज नहीं होगा, इनटू 100%। यहाँ पे कटना क्या है, ज्यादा कुछ कटेगा नहीं, 8 और यहाँ पे 9, फिर ये आ गया आपका कितना, 8 इंटू 11 पॉइंट इतना %, इसको आप लिख सकते हो 88.8%। अब आप देखोगे इसको ऐड करोगे दोनों को यहाँ पे ना, 99.9% इसलिए आया क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है, वो 100% हो चुका है। तो आप मिलाओगे दोनों को, फिर एलिमेंट्स को जोड़ के देखोगे, टोटल उनका 100%। ये अप्रोक्सीमेटली इसको आप अप्रोक्स में 100% लिख सकते हैं ऐसे इसको। तो ये था आपका मीनिंग, समझ में आ गया होगा आपको, मैं इसका इस पोर्शन का बता रहा था, इसका बताया, ठीक है। आप इसको मत ले लीजिएगा, ये दोनों मिलकर 100% फिर वापस। अब हम लोग इथेनॉल और ग्लूकोज को सेपरेटली देखते हैं। अब देखते हैं इथेनॉल को डिस्कस करते हैं। इसमें फॉर्मूला इसका जानना पड़ेगा पहले आपको। फॉर्मूला इसका है C2H5OH। इथेनॉल बहुत पॉपुलर एक केमिकल है, जो कि मानव जगत में इसका प्रचार बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके तरफ बहुत लोग इंक्लाइंड होते हैं। रोकना पड़ता है, इससे इतना प्यार है, ये मतलब कहने मतलब ह्यूमन इसके कह सकते हैं एक तरह से इथेनॉल फिलिक है, प्यार करने वाला। तो अल्कोहल आप जानते हो, नॉर्मल अल्कोहल, उसमें इसी का इतना पूरा 100% नहीं, कुछ परसेंटेज होता है जो कि आपको नशा देता है। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अभी मेरा जो उद्देश्य है वहाँ पे उसके कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज को बताना नहीं है, मैं यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताऊंगा प्रत्येक इसके जो एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट है इसमें। कार्बन है जिसका 12 होता है आपका एटॉमिक मास, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है जिसका 1 होता है एटॉमिक मास, और क्या है, ऑक्सीजन है जिसका 16 होता है एटॉमिक मास। अब इसी को ग्राम में लिखिएगा तो आप मॉलिक्यूलर वैल्यू लिखिएगा या एटॉमिक वैल्यू लिखिएगा, ग्राम एटॉमिक वैल्यू। अब हम देखते हैं कि इथेनॉल खुद 1 मोल ऑफ इथेनॉल अगर लेते तो कितना लेते, तो ये होता है, देखिए कार्बन आपका कितना है, 2 है, तो आप लिख दिए 12 इंटू 2, ठीक है, 1 हो गया। हाइड्रोजन अब यहाँ 5 है, यहाँ पे एक और है, तो इसको आप जोड़ के एक साथ में कर दीजिए तो 1 इंटू 6 हो जाएंगे। प्लस ऑक्सीजन कितना आपके पास में, तो यहाँ पे देखिए 6 1 है, तो 16 हो गया ये। इन सबको आप ऐड कर दोगे इंडिविजुअल्स को, तो आपको एक आंसर मिलेगा 24 ये मिलेगा, प्लस ये 6 मिलेगा, प्लस 16 मिलेगा। 24 एंड 6 30 हो गया, 30 एंड 16 46 हो गया। इसी को हम ग्राम्स में लिख दें तो मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे मान लीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन खोजते हैं तो क्या लिखेंगे, तो कार्बन के लिए आप पहले नंबर 12 तो आपको जानना पड़ेगा, कितने कार्बन एटम्स लिए गए वो देखने होंगे आपको। यहाँ पे सबका एटॉमिसिटी एक्चुअली हो गया 2 है, 2 है का हमेशा इथेनॉल आप जब लीजिएगा तो कार्बन 2 ही लीजिएगा आप, हाइड्रोजन 6 लीजिएगा, ऑक्सीजन 1 लीजिएगा, इसमें कोई हेर फेर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम कार्बन का लिखें 12 है इंटू 2 अपॉन, तो ये हो गया एलिमेंट का मास, हो गया ना, कार्बन का मास मैंने एलिमेंट हो गया जिसको हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, और टोटल मैंने कहने मतलब मास ऑफ द कंपाउंड हो गया 46, तो 46 दोनों ग्राम्स में कर देते हैं तो ये कट भी जाएगा, इंटू 100% हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो करो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अल्टीमेटली आता क्या है 1200 अपॉन 23%। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो
या टाइम वेस्ट करना है तो हम लोग कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसे छोड़ना यहाँ पे मेरे हिसाब से सही रहेगा। वैसे गया तो 5 टाइम जाएगा ये, तो 115 होगा, तो 115 तो 5 बचा, तो 2 टाइम जाएगा 46 एंड डेसिमल, उसके बाद आपका 46 तो 40 बचा, 40 बचा तो 1 टाइम और सो ऑन, उसके बाद पकड़ लेते हैं इसको ऑलमोस्ट इतना ही, ठीक है। अब चले आते हैं, देखते हैं परसेंट इसमें हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन तो ये कितने 6 है, तो 1 इंटू 6 कर दीजिएगा आप, यहाँ पे 46 कर दीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, परसेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भी ये काट के आप 3 कर दीजिए, यहाँ पे आप 23 कर दीजिए, और फिर ये 300 अपॉन 23, फिर इसको डेसिमल में आप कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, करके बस वही परसेंटेज होगा। परसेंट ऑक्सीजन खोजना हो, ऑक्सीजन तो कितने ऑक्सीजन है, 1 है, तो सिंपली 16 लिख दीजिए आप, 46 इंटू 100 परसेंट, इसमें भी 8 कर दीजिए, यहाँ पे 23 कर दीजिए, इज इक्वल टू 800 अपॉन 23%। तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट जो इसके क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट थे, उनका मैं परसेंटेज निकालता है इन द कंपाउंड कॉल्ड इथेनॉल। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ग्लूकोज का भी कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं, एक क्लियर आइडिया हो जाएगी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए इसको जान लेना, ठीक है। अब हम लोग ग्लूकोज के बारे में देखते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मूला देखेंगे और उसके साथ साथ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, ग्लूकोज क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों थोड़ा ये सब केमिकल्स जो है या कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पहले से जानना जरूरी होता है, इसलिए कि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसे ग्लूकोज आप जानते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यही हमारे ब्लड में जाता है और रेस्पिरेशन के टाइम में हमें ऊर्जा देता है, जिससे हम काम कर पाते हैं, हम जिंदा भी रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए इसको डिस्कस में कर रहा हूँ। तो पहले देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एटम्स, वो है C इज इक्वल टू, हम पहले लिख देते हैं 12, आप जानते हो क्योंकि एक बार लिख चुका हूँ, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 और ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, ये होंगे आपके कांस्टेंट का एटम्स। अब इसका 1 मोल अगर ले लें ऑफ ग्लूकोज तो कितने ग्राम्स होगा, देखें कैसे पता चलेगा हमें, तो ऐसे करेंगे, कार्बन लेंगे तो कार्बन का 12 होता है और इंटू 6 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन 1 होता है इंटू 12 कर देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन 16 होता है इंटू 6 कर देंगे, अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, अल्टीमेटली ये 180 ग्राम्स आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ईच कांस्टेंट जो है, जैसे कार्बन पहले देखते हैं, परसेंट कार्बन कितना है इसमें, तो कार्बन देखिए कितने हैं, 6 है, तो ये पोर्शन आपको लेना होता है, यानी 72 लेना पड़ेगा आपको, 72 अपॉन 180 करना पड़ेगा, तो इजी इंटू 100 करना होगा और परसेंट साइन देना होगा। अब इसमें देखना 12 6 जा, ये 12 15 जा, आप चाहो तो 3 से भी काट सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा और 3 5 जा, तो 5 से ये 20 हो गया, 20 इंटू 2 40% हो गया, कौन है, कार्बन है। सेकेंड देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आप ये लीजिए कितना है, 12 अपॉन 180 इंटू 100, एक जीरो काट देते हैं पहले और परसेंट लिख देते हैं, तो यहाँ पे 6 2 जा, यहाँ पे 6 3 जा, आप इसको 20 कर दो तो 20 अपॉन 3 हो गया, यहाँ पे छोड़ दीजिए, या फिर 6.666 जाएगा तो 7 कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए आप, ये हो गया आपका हाइड्रोजन का परसेंट। अब आप ऑक्सीजन का परसेंट खोज लीजिए, तो ऑक्सीजन का होगा आपका, ये लीजिएगा, इसका कितना होगा 96 अपॉन 180 इंटू 100,
परसेंट, ये कितने टाइम जाएगा? तो 12 8 से 96 होता है, 8, और 12 15 जा यहाँ पे होता है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कर ले ऐसे, इज इक्वल टू 8 इंटू 15, 90 कितने बार जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा, 15 6 जा 90 होता है, तो आपका 10 रिमाइंडर बचा, तो 0.6 फिर 7 यहाँ पे आ जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 56 5 48 53 फिर 5, तो फिर 48 53, तो 53.64 आपका परसेंट हो गया क्या? ऑक्सीजन। तो आप हिसाब करके देखो 40%, ये 53 पॉइंट सम है, ये 6 पॉइंट समथिंग है, तो अगर देखें तो 59 हो गया, और ये डेसिमल पार्ट्स आप जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 1 more परसेंट, तो टोटल मिला के आपके 100% ही आ जाएगा। तो जब भी सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स के परसेंटेज को ऐड कीजिए तो 100% ही आएगा उस कंपाउंड में। इंडिविजुअल का परसेंटेज होता है, कंपाउंड तो 100% सभी है मिलके ही तो 100% बना है। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ये तो हम लोग परसेंटेज का मीनिंग समझ रहे थे। तो अभी तक तो हम केवल कंपाउंड बता रहे थे कि एलिमेंट्स होंगे तभी परसेंटेज निकलना, परसेंटेज कहीं भी निकल सकता है। यहाँ तक कि एक क्लासरूम कोचिंग क्लास चल रही है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए जिसमें कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, उनका भी परसेंटेज निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए 4 बच्चे 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, 6 लड़के बैठे हुए हैं, तो कहा जाए कितने परसेंट लड़कियां हैं इस क्लास में और कितने परसेंट लड़के हैं इस क्लास में, तो वो आप एक्चुअली 9-10 की कॉन्सेप्ट हैं, तो आप कहोगे 40% लड़कियां हैं 60% लड़के हैं, विदाउट कैलकुलेशन आप बोल दोगे। तो एक्चुअली परसेंटेज का सिंपल मीनिंग वही होता है, केमिस्ट्री में सुनने में खौफनाक हो जाता है, काम वही करने, देखिए क्वेश्चन में करूंगा उसी तरह के बॉयज एंड गर्ल्स समझ लीजिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मास परसेंट ऑफ बेंजीन खोजना है, और क्या खोजना है मुझे? कार्बन टेट्राक्लोराइड खोजना है। अब ना बेंजीन का फॉर्मूला जानते हो ना कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला जानते हो, करोगे कैसे? तो मैं तो पहले देखता हूँ, उसके बिना कह सकते नहीं। इफ 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of कार्बन टेट्राक्लोराइड, पहले इसको एक नाम दे देते हैं, बेंजीन को बॉयज कर देते हैं थोड़ा देर के लिए अपने हिसाब से, और कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम गर्ल्स करेंगे, ठीक है? अब चलिए कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि अब ऐसे समझ लीजिए ग्राम्स को नंबर्स पकड़ लीजिए, तो कहा गया है कि बॉयज क्लास में कितने हैं? बॉयज है आपकी क्लास में 22, बेंजीन है 22, गर्ल्स कितने हैं? तो कहा जा रहा है उन गर्ल्स का है, उनके साथ में कितने गर्ल्स के साथ बैठे ये लोग? 122 के साथ में, ये बॉयज गर्ल पता चल गया। टोटल स्टूडेंट्स क्या पता लगा सकते हो? इनको ऐड करो, 2 and 2 4, फिर 2 and 2 4, और फिर 1, कितने बच्चे हैं? अब कहा जाए कि बॉयज परसेंट बताइए, ये आपको मैं क्लास 9-10 का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बॉयज परसेंट, ठीक है ना? तो ये कितना होगा? 22 बॉयज है आउट ऑफ 144, परसेंट लगा, सॉरी इंटू 100% कर दोगे आप। अब जो कैलकुलेशन आ जाए आप कर लो, होगा नहीं क्योंकि 144 ये आपका 12 से जाएगा, ये 12 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ये 2 11 हो जाएगा, ये 2 7 2, फिर एक बार आप काटो तो कोई फायदा है नहीं, 1100 रखना ही ठीक रहेगा। तो ये जो भी आए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1100/72% जो है किसका है? बॉयज का। गर्ल्स का देखते हैं, तो गर्ल्स का क्या करोगे आप? गर्ल्स का नंबर लिखोगे 122, स्टूडेंट्स कितने हैं? 144 इंटू 100 कर दोगे, परसेंट लिख दोगे। मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं आप। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा आपको? कोई फॉर्मूला नहीं लगा। तो उसी तरह से आप बॉयज के बाद अब चले आइए, क्या बेंजीन में आ जाइए। बेंजीन लिखा हुआ था आपको कितना? 22 ग्राम्स। गर्ल्स के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दीजिए, और उसके लिए कितना लिखा हुआ? 122
ग्राम्स, तो टोटल कितना हो गया, तो सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन बन जाएगा, बताऊंगा थोड़ा सा इसको सॉल्व कर, तो ये 144 ग्राम्स का सोल्यूशन हो गया। अब परसेंटेज बेंजीन कितना होगा, बेंजीन परसेंट इज इक्वल टू 22/144 इंटू 100%। बस कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। हाँ? तो एक्चुअली कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अब टाइम वेस्ट होगा। ये तो एग्जाम्पल्स में समझा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ईयर्स के है नहीं, आपको तो कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ अभी। चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का लिखेंगे, तो कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड percent is equal to 122/144 into 100%। हो गया, ये हो गया सॉल्व। अब समस्या ये है कि आप लोग अभी भी सोच रहे होंगे सर अगर बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमेशा ऐसा है, हमको फॉर्मूला इनका जानना नहीं है, इतना इजी है केमिस्ट्री नहीं, इजी तो केमिस्ट्री है नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नहीं लग रहा है, जब नहीं लग रहा तो आप क्यों उसको सिर दर्द ले रहे हो। वैसे बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है। C6H6 ये है बेंजीन का फॉर्मूला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, अभी डिटेल्स हम लोग नहीं करेंगे। उसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसका फॉर्मूला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे पता चल ही जा रहा है, टेट्रा माने 4 होता है, क्लोराइड 4 है, कार्बन के साथ 4 क्लोराइड, तो इससे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये था एक सिंपल एग्जांपल जो प्रैक्टिकल लाइफ में लगता है, जो भी परसेंटेज के ऊपर ही बेस है। ठीक, कितना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अब हम लोग एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एम्पेरिकल फार्मूला। और ये एम्पेरिकल फार्मूला किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बोलोगे सर आप जानते हैं, आप जानते हैं जब आपको दिया गया है, अगर ऐसा एक परसेंटेज के इस रूप में दे दिया जाए कि एक कंपाउंड है, उसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट का इतना इतना परसेंट है या इतना इतना भाग है, पार्ट्स है, तो आप क्या करोगे, उसको एम्पेरिकल फार्मूला के द्वारा ही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकोगे। तो पहले तो एक दो पॉइंट्स इसमें जानने हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे, उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनेगा इन द कंपाउंड। ठीक है, जैसे मैं ग्लूकोज बताया था ना आपको, C6H12O6, रेशियो देखा जाए तो क्या है, 6:12:6 है। ये क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, नहीं। 6 से हम अगर डिवाइड करें सबको डिवाइड किया जा सकता है, 1:2:1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अगर इसको लिखे फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो CH2O, तो ये है फॉर्मूला, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी सिखा रहे हैं, ये एग्जांपल, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बताया, whereas molecular formula shows the exact number of different types of atom present in the molecule। तो मैं बताया इस मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, वो बता रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सिंपल होल नंबर रेशियो कौन बता रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में 1:2:1। तो यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस। अब देखो क्वेश्चंस में अब चले आते हैं, if mass percent, देखो mass percent of various elements present in the compound is known। अगर वही देखिए परसेंट में सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको जो दिए गए हैं एक कंपाउंड में, उनको बता दिए जाए आपको, तो उसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाली जा सकती है, और उसके द्वारा फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर मोलर मास हमें पता हो तो। मोलर मास अलग से जानना पड़ेगा। अब देखिए इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, तो स्टेप्स में इधर से लाता हूँ ताकि ठीक से आपको दिखेगा। स्टेप 1 है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम्स। तो हर चीज को आप सोच लीजिए, कंपाउंड जो है 100 ग्राम्स का दिया हुआ,
तो इजी होगा, क्योंकि उसको ग्राम्स में कीजिएगा तो एटॉमिक मास भी जो लिखिएगा वो भी ग्राम्स में लिखिएगा, और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परसेंट ना सोच के सोचिएगा 100 ग्राम्स आपको दिया गया कुछ भी आपको परसेंट में लिखा जा रहा है ना, तो 100 का ही कोई हिस्सा कांस्टेंट का हो रहा है ना, तो टोटल सारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा, 100 आंसर आएगा। तो हम मान लेंगे कंपाउंड ही 100 ग्राम्स का है, तो उसके पार्ट्स जो हो जाएंगे वो ग्राम्स में कहलाएंगे परसेंट के बदले में। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे मास परसेंट टू ग्राम्स, ये पहला काम करेंगे। उसमें कन्वर्ट द नंबर, कन्वर्ट इट टू नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम्स में आ गया, ग्राम्स में मोल्स में जा सकते हैं कैसे, गिवन वेट गिवन मास अपॉन द एटॉमिक मास कर देंगे इन ग्राम्स, तो मोल्स मिल जाएंगे हमको, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे फिर ईच एलिमेंट के। उसके बाद है डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज obtained above by the smallest number amongst them। अब अलग अलग एलिमेंट्स के आपके अलग अलग मोल्स मिलेंगे, सबसे कम मोल जिसका मिलेगा उससे आप सबके मोल्स को डिवाइड कर दीजिए, माने सबके कम वाले, मान लीजिए किसी का 2 मोल्स आया सबसे कम, तो अपने से भी वो डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। किसी का 6 आया, उसको आप 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आएगा। ये काम करेंगे हम पहले। राइट डाउन द एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल। अब आप सिंबल जो है उसका, कार्बन का C है, ऑक्सीजन का O है, एंड सो ऑन। और अब वो जो आपका आंसर आया 6 मोल्स बाय 2 3, वो लिखिए, 2 मोल्स बाय 2 माने 1 मोल लिखिए, ऐसे करके आप लिखिए, सब लिख दीजिए। लिखने के बाद में क्या आएगा, ये आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आया। अब राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप होता है। तो पहले डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जितने आइटम्स है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यहाँ पे ये वाला जो है आपका देखिए, ये इसका मास आपको मिलेगा, ठीक है, by adding the atomic masses of various atoms present in the empirical formula, divide the molar mass, molar mass आपको पता है तो उसको आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से ये कर दिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो आएगा यहाँ पे, इसको ऐड करके आपको मास मिलेगा 12 प्लस 2 प्लस 16, उससे उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 180 हम अभी खोजे थे ना इसका, इसको आप डिवाइड करेंगे इन दिस केस 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 30 हो जाता है। फिर से चेक कर लेता हूँ, 16 18, हाँ 30 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे n का जो वैल्यू आएगा उसको n कहते हैं, n, ठीक है ना, तो n इंटू एम्पेरिकल मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होगा, तो वो n पता चल जाए, n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे होल ब्रैकेट करके एम्पेरिकल फॉर्मूला को, समझ में आ गया, चलते करेंगे तभी समझ में आए। देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक तरीका भी है अलग से, ये गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। उसमें क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू VD, और VD क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, ये अलग से दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन में। अब मैं 2021 का एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए ये एम्पेरिकल फॉर्मूला पर ही बेस्ड है और देखने में बहुत सरल है भी, लेकिन डेटा जो दिए गए हैं ना वो डेटा ऐसे मजेदार डेटा है, आप कैलकुलेशन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे बच्चे इतना इजी सोचकर इस पे टाइम वेस्ट किए और फिर घबरा कर बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग भी हो गया, और लेकिन क्वेश्चन कुछ था नहीं, लेकिन रॉन्ग क्यों हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ ये इंटीग्रल फॉर्मूला भी निकालेंगे। अब देखते क्या कह रहा है, कह रहा है कि 78, पूरा रीड कर रहा हूँ मैं, an organic compound contains 78% by weight carbon and remaining % of hydrogen। तो कह रहा है 78% कार्बन है और बाकी परसेंट जो है हाइड्रोजन है, तो टोटल परसेंट कितने होते हैं 100, तो 100 से माइनस कर देंगे तो हमको हाइड्रोजन निकल जाएगा। राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला, यहाँ पर ऑप्शन दिए, खोजना है एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन भी दिया हुआ है आपको 12 एंड हाइड्रोजन भी दिया हुआ 1, तो कोई समस्या है नहीं। क्यों रॉन्ग हुआ था ये मैं बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो कार्बन लिखा हुआ है आपका 78%, कहा गया आपको जब एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले स्टेप्स बताया मैंने, तो कहा गया परसेंट को आप ग्राम में लिखिए, लीजिए ग्राम में, हाइड्रोजन को भी ग्राम में लिखिए। हाइड्रोजन को मैं बता दूं कि अगर 100 ग्राम्स पूरा कंपाउंड है उसमें 78 आपका कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 22 होगा,
सीधा यहाँ पे 22 लिख दीजिएगा हाइड्रोजन के लिए, 22 ग्राम्स हो गया। ये इतना तक काउंट सके। अब नेक्स्ट स्टेप में जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका आप मोल्स निकालिए, कन्वर्ट कीजिए इनटू मोल्स। तो 78 ग्राम्स दिया हुआ है और 12 ग्राम्स पर मोल होता है, तो 12 ग्राम्स कर दीजिए। यहाँ पे ग्राम्स नहीं लिखते हैं एक्चुअली, तो वर्किंग में बिना टाइम वेस्ट होता है। तो ये देखिए 12 से नहीं जाएगा, ये 12 6 जा 72 होता है, 12 7 जा 84 होता है, तो 6 से हम इसको काटेंगे। तो 6 2 जा हो गया एंड 6 ये कितना हो गया, 1 और 3, तो 6.5 आया आपका मोल्स, मोल सही। अब उसके बाद में इधर भी देखेंगे आप, तो इधर 22 है और हाइड्रोजन में कितना है 1 है, तो 1 से आप डिवाइड कीजिएगा, तो 1 से आप डिवाइड करते हो तो आपका आता है 22। अब जो स्मॉलर वैल्यू ऑफ द मोल्स है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे। इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन है, तो ये स्मॉलर है, तो इससे इसको भी डिवाइड कीजिए, इससे इसको भी डिवाइड कीजिए। ये तो ठीक है, मिल गया मुझे 1, ठीक है। ये कितना मिलेगा, अब इसको हम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये देखिए, पहले तो करने के पहले डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, इसको करते हैं। 220 आ गया आपका यहाँ पे और 65 है। अब आप देखोगे ये 3 टाइम जाएगा पहले, तो 315 1 सॉरी 315 315 1 318 195 5 और आपका यहाँ पर एक उधर गया, इधर हो गया 2, जो इधर आ गया है 11 2, ठीक। और डेसिमल देंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 4 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 65 है, 60 होता तो 240 होता, 65 है तो 4 टाइम्स करने से 260 होता है, 3 टाइम्स जाता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर है 3.3। अब बताइए फॉर्मूला में क्या लिखे, तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सी लिखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे एच लिखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कहाँ बनता है कुछ, अब इसी में बच्चे फंसे, कहीं भी चॉइस में नहीं है। इसमें याद रखिएगा ये ना एक अप्रोक्सीमेट वाला मैंने एक तरह से प्रोसेस है। यहाँ पे ये देखिए राउंड ऑफ कीजिए, इसको राउंड ऑफ कीजिए, इसको राउंड ऑफ कीजिए तो C1 एंड H3 की तरफ में ही आएगा ना। तो C1H3 का मतलब हो गया क्या, CH3। अब CH3 जो है वो ऑप्शन सही है, यहाँ पे CH3 है कोई क्या, हाँ है, लेकिन CH3 लाने में तो पसीना छूट गया। अब यहाँ पे बच्चे तो पहले कैलकुलेशन में फंस गए कि क्या इतना जटिल कैलकुलेशन सचमुच आया है, या क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो गया है, या मेरा वर्किंग कहीं गड़बड़, इसी में बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है। 3.3 को क्या लें, यहाँ पे मैंने जैसे 4 लिया था, 3 और भी कुछ आएगा वैल्यू, तो फिर 4 हो भी सकता था उसको, तो वो 3.5 के आसपास जा रहा है एक तरह से। अब बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या करें, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती से या तो 4 की तरफ चले गए, तो ये वाला ऑप्शन दे दिया जो गलत हो जाएगा, या कोई सोचा कि नहीं मैं छोड़ ही देता हूँ इस क्वेश्चन, क्योंकि भाई आंसर मिल तो नहीं रहा है, तो यानी कि वो 4 मार्क्स गवा दिया। और जिसे टिक किया CH4 उसका 5 मार्क्स गया, और जिसने ये टिक किया उसको 4 मार्क्स मिला। अब ये डिपेंड करता है किसने पेशेंस के साथ में समझा होगा। ये देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वर्किंग में जाकर बच्चे फंसे, याद रखिएगा। वर्किंग भी उतना अहमियत रखता है, भले ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उस समय कहते हैं वो आप इसको वर्कआउट कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैथ्स का जो सेक्शन है आपको ठीक से करना चाहिए, डेसिमल्स 2 प्लेसेस तक चेक करना चाहिए, तब कोई आंसर पर कंक्लूजन आता है। अब एक फुल फ्लेजेड एक एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन देखते हैं, ताकि उसके स्टेप्स एंड कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाए। लेकिन याद रखिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक समस्या है कि अप्रोक्सीमेशंस को आपको बहुत अच्छी तरह समझनी होगी, क्योंकि आपने देखा इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको मुसीबत में डाल सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का। तो अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखना ज़्यादा जरूरी है बाकी सब स्टेप्स से। चलते पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A compound on analysis gives the following percent composition। यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका
दे दिया परसेंट कॉम्पोजिशन, आप जानते हो परसेंट कॉम्पोजिशन को हम किस में लिखेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे। तो K है एक एलिमेंट, Cl है दूसरा एंड O है तीसरा। अब उसमें आपका K जो है 31.83% है, उसको आप किस में कर दीजिएगा, ग्राम्स में कर दीजिएगा। क्लोरीन है 28.98, उसको आप ग्राम्स में कर दीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन है 39.19, उसको आप ग्राम्स में कर दीजिएगा। अब एटॉमिक मास दीजिएगा, तो एटॉमिक मास खाली K का मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि बाकी ये सब आप जानते हो। तो 39 ग्राम्स, क्लोरीन का 35.5 ग्राम्स और इसका होगा ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स। अब यहाँ पे लिखा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, इसको मोल्स पकड़िए, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखिएगा, 31.83, अब ग्राम्स लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 39, 28.98, 35.5 and 39.19 डिवाइड बाय 16। अब होल नंबर रेशियोज हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले तो डिवाइड करके देखें, इसको चेक करें सब। ये है 39 से डिवाइड करना है 31.83, तो आप देखो ये कितने टाइम जाएगा, पहले तो 0 टाइम्स गया, डेसिमल हो गया। यहाँ पे लगभग वो देखिए 40 पकड़ लेते हैं, तो 48 जा 320 होता है, तो ये 318 के आसपास में, तो ये 8 टाइम्स जाए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ हो सकता है, उतना नहीं लेना, अप्रोक्सीमेशन लेना है मुझे, तो 0.8 में पकड़ के चलता हूँ। नेक्स्ट लेता हूँ 28.98 है, यहाँ पे 35.5 है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डेसिमल हटा देता हूँ यहाँ से, तो डिवीजन ऐसे हो जाएगा 355 से डिवाइड करेंगे 289 डेसिमल 8। अब देखिए 289 तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो कम है ना इससे, तो 0 टाइम्स हो गया, डेसिमल यहाँ बैठ गया। अब देखिए ये इसको एक तरह से 28 पकड़िए, इसको आप 3 मतलब 2800 पकड़िए, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, और यहाँ पे 350 पकड़िए, 350, तो आप ऐसे पकड़ सकते हो ना, चाहे थोड़ा सा पकड़ लिए ऐसे और इजी में करें, 35 ले लीजिए आप, और यहाँ पर आप इसको ले लीजिए, ठीक है, 289 को लीजिए, मैं 280 पकड़िए उसको, तो 35 2 जा कितना, 70, 74 जा 280, तो 280 आ गया 74 जा, तो ये हो गया 35 8 जा, दुगना कर दोगे, तो इसमें भी 0.8 आ गया। अब इसको देखते हैं, 16 से डिवाइड करना है कितना, 39.19, अब 16 2 से जाता है, ठीक है, तो 32 हो गया, 71 करके यहाँ डेसिमल हो गया। अब देखिए 16 4 जा कितना होता है, 64, उसके ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं लगेगा उसका, तो यहाँ 4 टाइम्स ही लेते, देखिए अप्रोक्सीमेशन में ले रहे हैं, तभी होगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला में, तो आपका खेला चौपट हो जाएगा। अब होल नंबर रेशियोज कैसे निकालें, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहाँ पे 0.8 है, 0.8 है, 2.4 है, तो 0.8 ही सबसे छोटा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाले फर्स्ट में क्या है, 0.8 ही तो है इसका ना, अपॉन 0.8। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में भी 0.8 अपॉन 0.8, और इसके केस में क्या होगा, 2.4 अपॉन 0.8। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, K मिल गया 1, Cl मिल गया 1, और ऑक्सीजन मिल गया मुझे 3। इसको हम ठीक से लिखेंगे, KClO3, ये हमारा क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी तक नहीं मिला है मुझे, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला अभी तक हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कह रहे हैं कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इट्स मॉलिक्यूलर मास गिवन, मास दिया हुआ है तब, तो पहले तो हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला मास खोजें, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे खोजेंगे, इस फॉर्मूला में देखेंगे K कितना है, तो वजन जानते हैं K का ना,
39। Cl कितना है, 1 है, 35.5। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो 16 × 3 48 होगा। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे तो 5 आएगा पहले, दिस क्योंकि ये डेसिमल के बाद है। 9 5 14 and 8 22 2 5 8 and 12। तो ये आ गया आपका ग्राम्स में, अगर लिखते हो तो ग्राम्स में आ गया। अब क्या हम बताए थे कि फॉर्मूला मास और आपका n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, ठीक है। और n तो मिल जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, ऐसे कर देंगे। तो इसको पहले हम खोजें, मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है 122.5 और हमने एम्पेरिकल वेट निकाला 122.5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, n इज इक्वल टू मेरा 1 आ गया। अब इसको मैं फॉर्मूला रखता हूं तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, K1 Cl1O3 इंटू n, n कितना है 1, तो क्या हो जाएगा KClO3, यही आंसर रह जाएगा, यही आंसर है। तो मैं एक पूरा ढांचा आपको सिखाया, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और उससे फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये डिटेलिंग था। लेकिन ये याद रखें, एम्पेरिकल फॉर्मूला का जब ये होल नंबर रेशियो निकालते हैं, कठिन पार्ट है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आते हैं, अज्यूम्ड वैल्यूज इसलिए नहीं, आपके होल नंबर, सिंपल होल नंबर्स बनने चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखने के टाइम में। अब चलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं और नहीं दूंगा क्वेश्चन, तंग नहीं करूंगा ज्यादा आप लोगों को, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको जानना पड़ेगा, इसलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ क्या है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, जिसमें कहा गया कि कार्बन का परसेंटेज इतना है और क्लोरीन का इतना है, ठीक है। अब बाद में हम देखते हैं, पहले इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए, तो लिख रहा है कार्बन इज इक्वल टू कितना 10.04% को हम ग्राम्स में लिख देंगे। आपका क्लोरीन कितना है, क्लोरीन आपका है 89.12% ग्राम्स में लिख देते हैं। अब हाइड्रोजन तो दिया हुआ नहीं है मुझे, तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पता है कि ये 100 होता है, टोटल कितना होता है 100 होता है, डेसिमल्स में तो ऐसे लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 4 and 2 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 0 and 1 1 हो जाएगा डेसिमल, उसके बाद 0 and 9 9 हो जाएगा, 1 and 8 9 हो जाएगा। ये हो गया, माइनस कीजिए आप, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या बचा, कुछ बचा, 1 चला गया उधर से, 0.84। अब इनको क्या करना है, मोल्स में चेंज करना है, तो इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा। 10.04 डिवाइड बाय 12, इसको 89.12 डिवाइड बाय 3.35.5 और इसको 0.84 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। ये कितना देगा, तो ये 0 टाइम्स 100 हो गया, तो 8.8 पकड़ लीजिए इसको। इसको देखिए तो ये डेसिमल हटाइए, तो यहाँ पे हम अगर पढ़ते हैं इसको, तो 70 ये जाएगा आपका, करते हैं इधर डिवाइड, डेसिमल्स को हटाया मैंने तो 355
और इधर हो गया 891.2। ये जो है कितना बढ़ जाएगा, मेरे हिसाब से तो लग रहा है 700 से ऊपर जा रहा है, तो 2 बार जाएगा, तो 10 11 1 7 6 7, ठीक है ना। तो ये 1 8 1 2, अब ये कितना जाएगा, ये 4 टाइम्स पर 4 ही पकड़ लीजिए ना, शायद 3 है 4, तो 4 टाइम्स ही पकड़िए, समझे ना। तो यहाँ 4 टाइम्स, देखिए एवरेज आपको मिलाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे 8 आया ना, तो यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ पर भी देखिए हम बोला एजम्पशंस करना बहुत जरूरी है। अब ये जाकर हमारा ये आंसर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो पता चल गया, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, होल नंबर रेशियोज निकालेंगे। 0.8 अपॉन 0.8, जो 2.4 अपॉन 0.8, और ये 0.8 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 1 3 एंड 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या बना, सी ऐसे बन गया, इसको लिखते हैं एक्चुअली ऐसे CHCl3, ये मिल गया हमें, ठीक है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका वेट भी खोज सकते हैं हम, तो खोज ले, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 1 और 35.5 इंटू 3 करना होगा, 15 1 15 16 1 9 10 106.5 106.5 पहले लिख देंगे, उसका 6 1 7 एंड 2 9, उसके बाद हो जाएगा 1 and 1 119.5, ठीक है, 106 है, 118 हो गया, 119, ठीक है, 119.5। अब कह रहा है कि अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खोजना है, उसके लिए एन खोजना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका तो मिल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कैसे निकालेंगे। तो पहला नंबर देखिए, यहाँ पे वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड दिया हुआ है। अभी हमने देखा था मॉलिक्यूलर में बोला था मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी, और वो दिया कितना हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू 59.75। इसको करते हैं, तो यहाँ पे 10 1 14 15 1 18 19 1 10 11, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। एन कैसे खोजते हैं, एन इज इक्वल टू एम्पेरिकल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वो कितना है 119.5 अपॉन 119.5 काट के 1 हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिला, CHCl3 और n कितना है 1, तो कितना हो गया CHCl3 ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन गया। इस तरह से हम लोग सीख गए एम्पेरिकल फॉर्मूला और उससे कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये प्योरिटी का क्वेश्चन है, परसेंटेज के टाइप का ही समझ सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द मास of carbon dioxide produced on heating 20 grams of 20% pure limestone। पहले लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है, तो CaCO3 को लाइमस्टोन कहते हैं। इसको हीट करते हैं तो इसमें निकलता है CaO और CO2। अब कह रहा है कि अगर इतना, अगर लाइमस्टोन कितना हो सकता है ग्राम्स, देख ले पहले। तो लाइमस्टोन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कैल्शियम का मास दिया हुआ है। यहाँ पे वैसे इक्वेशन दिया भी हुआ था, देख लीजिए इक्वेशन वही इक्वेशन है ये, ठीक है। तो कैल्शियम का 40 प्लस 12 प्लस 48,
इज इक्वल टू कितना हो गया ये 60 100 ग्राम्स हो गया। 100 ग्राम्स अगर CaCO3 है, CaCO3 है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि नहीं हम अगर 20 ग्राम्स देते तो क्या होता है, लेकिन मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सही मत पकड़ लीजिए। 20 ग्राम्स अगर क्या CaCO3 होता, 20 ग्राम्स होता तो कितना निकलता है। तो पहले तो हम जान गए हैं कि 100 ग्राम्स अगर ये होता है तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 44 ग्राम्स, ठीक है। तो 20 ग्राम्स मतलब क्या हो गया, तो इसको 44 अपॉन 100 कर देंगे और इंटू 20 कर देंगे, एलसीएम एलसीएम करें यूनिटी मेथड, ठीक है। अब इससे ऐसे लिख देंगे अपॉन 5, तो इतना ग्राम्स हो जाए 44 अपॉन 5 ग्राम्स, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम में क्या कि ये जो है 20 ग्राम्स जो है लाइमस्टोन प्योर नहीं है, वो 20% ऑफ द खाली चाहिए हमको। तो ये 20 ग्राम्स पूरा नहीं लेना था मुझे, इसका लेना था 20 कितना 20% ऑफ, समझ में आ गया। तो ये वाला हम लाइन ही गलत हो गया मेरा, 20% ऑफ 20 ग्राम्स लेना है। अब स्टोन है जिसमें मिनरल मिलता है ना, और पत्थर जो मिलता है पूरा प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसको साफ करना पड़ता है। तो उसमें लाइमस्टोन का जो हिस्सा है वो कोई 20% है, बाकी 80% क्या है, मड है, कचरे हैं, बाकी सब चीजें। उसको कैसे, उसमें से कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड 20% इसका निकालिए, तो ये बन जाता है 20 अपॉन 100 इंटू 20, यानी केवल 4 ग्राम्स है क्या CaCO3। तो 4 ग्राम से कितना निकलेगा, तो आप इसको लीजिएगा, 100 ग्राम से निकलता है 44 ग्राम्स, तो 4 ग्राम से निकलेगा 44 अपॉन 100 इंटू 4, ये 25 हो गया, ठीक है। अब डेसिमल में तो आंसर तो सब देख ही रहे हैं आप, आ रहा है 25 इधर लिखिए, और 4 तो 1 टाइम जाएगा 25, 9 हो गया, और ये 1 हो गया, डेसिमल दीजिए, 0 दीजिए, 25 8 टाइम्स होता है, लेकिन ये 7 टाइम्स आएगा। तो देखिए आ रहा है, कुछ लग रहा है आसपास में आ रहा है, तो ये 7 टाइम्स 175 हो गया, इसमें 15 आपका बचा, 6 टाइम्स जाएगा, तो ये आंसर हम लोग को मिल गया। तो इस तरह से याद रखिए, झट से आप 20 ग्राम्स लिख देते रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग है, मैंने पहले ही कहा कि मैं लिखूंगा रॉन्ग आपको समझाने के लिए। 20% ऑफ 20 ग्राम्स, 20% 20 ग्राम्स खाली 4 ग्राम्स होता है, तो अगर 100 ग्राम्स में 44 ग्राम्स गैस बनता है, 100 ग्राम्स में 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो 4 ग्राम्स में कितना बने ये हमको खोजना था एंट्री मेथड में, और कुछ नहीं। फ्रेंड्स क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो गए, अब थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए। तो अब एक एलिमेंट्री आइडिया में दे रहा हूँ एक टॉपिक का, जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। ये कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट देखिए बहुत सारे तरीके से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरीके से क्यों किया गया है इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ ये बताना जरूरी है कि एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसका डिटेलिंग उतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉल्यूशंस कहने मतलब कि मोलर कॉन्सेप्ट ये सब आप देखेंगे, आप कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसके साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन, उन सब रिएक्शंस में भी लगेगा। कहने मतलब क्लास 12 11 बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ की इसका रेफरेंस आएगा, तो खुल के एक जगह कंसोलिडेट करके नहीं दिया गया है, लेकिन चिटफुट कर बिखरा हुआ फॉर्म में ये आपको मिलता रहेगा हमेशा। तो जो बिखरा हुआ फॉर्म मिलता है वो खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हम, तो क्यों नहीं हम कंसोलिडेट कंसोलिडेट फ्रेंड्स बहुत न्यूमेरिकल्स हो गए, दिमाग का दही बन गया होगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए, थोड़ा हल्का एक टॉपिक लेके मैं तो आपको
डिस्कस करूंगा, उसका नाम है इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए इसमें देखिए इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के आपको 6 तरीके दिए गए हैं। क्यों दिए गए वो तो डिस्कस करूंगा ही। उसके पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है ये आपको चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 है, हम लोगों का इंट्रोडक्शन चैप्टर कह सकते हैं ना, उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये बिखरे हुए फॉर्म में आपको क्लास 11 के सॉल्यूशन चैप्टर में यहाँ के मोरल कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें भी इसी चैप्टर, और उसके बाद आपको क्लास 12 में ये मिलेगा, आपको रेडॉक्स में 11 में रेडॉक्स में मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। इस तरह से 11 12 मिलाकर ये बिखरे हुए फॉर्म में आपको दर्शन देता रहेगा और परेशान भी करता रहेगा, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पे 6 तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो कौन सा तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप नहीं जानते हो तो कैसे करोगे, बार बार रेफर कहाँ करोगे। तो उससे जो एक जगह कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको हम इसको सिखा दे रहे हैं ताकि आप कहीं भी पढ़ें इसको समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट कैसे खोजते हैं पहले, तो उसके लिए एलिमेंट क्या चाहिए, एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए आपको, और क्या चाहिए, उसका वैलेंसी चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट ले लीजिए, उसके वैलेंसी से डिवाइड कर उसका इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। क्यों निकालते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ, क्यों निकालते हैं अभी डिस्कशन बाकी है। ये मैंने कहा कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, और भी लेक्चर्स जो आएंगे उस इसी बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में ही, तो मैं इसका डिटेलिंग भी करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी उतना प्रेशर के बाद में उतने डेप्थ में जाना इसका मुनासिब होगा। मैं इसको समझा दूं पहले कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, उसके बाद समझा देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट लीजिएगा, उसके वैलेंसी से डिवाइड कीजिए, और एलिमेंट का आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स्ड हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है उसका वैलेंसी है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके हम लोग जनरली मान लेते हैं कि उसकी वैलेंसी फिक्स्ड है, और लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ऐसे भी एलिमेंट्स है जिसके ये आप क्या कहते हैं वैलेंसी फिक्स नहीं है, तब क्या होगा, वो वेरिएबल वैलेंसी ही काम में लगेगा। कैसे लगेगा वो देखेंगे हम। उसके बाद देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में जिसमें कि एच रिप्लेसेबल अब नहीं रह गए, एकदम नॉर्मल हो गया पूरा कंप्लीट, ये हो गया क्या कहते हैं एसिड एंड बेस में रिएक्शन हो गई, वाटर एंड सॉल्ट निकल गया। इन दैट केस फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्ट लीजिए, कैटायनिक पार्ट जो है, कैटायन वाला जो पार्ट है उसका चार्ज लीजिए, उससे टोटल चार्ज उसको डिवाइड कर दीजिए, अब आपको मिल जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट क्या होता है, तो एसिड सॉल्ट मतलब हुआ अगर अभी भी पूरी तरह से कोई सॉल्ट में से हाइड्रोजन अभी नहीं निकला, अभी भी हाइड्रोजन के कुछ ऐसे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो उसके फॉर्मूला वेट को आप उस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नंबर से डिवाइड कीजिएगा, तो उसका आपको इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड खोजने के लिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड खोजने के लिए उसकी मॉलिक्यूलर वेट जाननी पड़ेगी एसिड की, और उसकी बेसिसिटी जाननी पड़ेगी, बेसिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। बेसिसिटी क्या होता है तो वो मैं समझाऊंगा, एक स्लाइड से समझा दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले में। उसके बाद है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बेस लीजिएगा और उसकी एसिडिटी जो होती है बेस की उससे उसको डिवाइड कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट। यहाँ पे फॉर्मूला मास आप पूरा ले लीजिएगा कंपाउंड का, और कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन और एन रिडक्टेंट। आप कहोगे कि इतने जल्दी जल्दी आप सर पढ़ के समझा दिए तो समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट एक लिस्ट दिया हूँ आपको, लिस्ट है ना ये। अब इसको एक एक यहाँ पे नहीं समझा सकते एक स्लाइड में कैसे, लेकिन अवगत कराना था कि ये सारी चीज करना पड़ेगा हम लोग को। देखते हैं एक एक स्लाइड में एक एक चीज देखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। तो अब एक एक करके इक्विवेलेंट वेट 6 मेथड्स हम लोग सीखेंगे अलग अलग चीजों के लिए। देखिए पहला है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। तो क्या होगा, एटॉमिक वेट लेना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेना है एलिमेंट का। एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ले रहे हो आप, ठीक है। लेकिन याद रखो वैलेंसी कुछ भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है
किसी किसी केस में ये वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल, ठीक है। अब एक एग्जांपल्स देखते हैं, तो एक देखिए आप एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ऑक्सीजन आप ले लीजिए, तो इक्वालिटी रेट ऑफ कोई ऑक्सीजन पूछिए आपसे, तो ऑक्सीजन एटम का पूछते हैं ना एक्चुअली, तो ये होगा 16 और वैलेंसी एटॉमिक वेट लिख दिया हमने, वैलेंसी कितना होता है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 8। उसी तरह मान लीजिए हमने कैल्शियम ले लिया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हमने पूछा, तो क्या होगा ये, तो ये होगा 40 होता है कैल्शियम का एटॉमिक वेट, 2 होता है कैल्शियम का वैलेंसी, तो ये 20 हो गया। सिमिलरली आप देखिए अगर आप सिल्वर ले लेते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर Ag खोजते हो, तो क्या होगा, ए क्या 107.8 होता है, लेकिन आपने देखा था क्वेश्चन में, इसको हम 108 पकड़ते हैं और इसका 1 वैलेंसी, तो ये 108 ही रहेगा। आप क्लोरीन का ले लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन मैंने क्लोरीन एटम लेना आपको, तो 35.5 अपॉन क्लोरीन का 1 वैलेंसी होता है, तो ये 35.5 ही रहेगा। अब हम लोग वेरिएबल वैलेंसी का एक एग्जांपल लेंगे, वेरिएबल वैलेंसी का क्या है देखें, तो अब कॉपर का एग्जांपल ले सकते हो। कॉपर दो फॉर्म में मिलता है, एक होता है जिसका वैलेंसी 1 होता है, दूसरा क्या होता है वैलेंसी 2 होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। अब इसको कहते हैं, जब लोअर वैलेंसी वाली चीज होगा ना, अस लगता है उसमें, इसको कहते हैं क्यूप्रस कंपाउंड में, ठीक है ना। और जो हाई वैलेंसी वाले उसको कहते हैं क्यूप्रिक। देखिए इस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 1 कह सकते हैं इज इक्वल टू 63.6 उसका एटॉमिक वेट अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि वही रह जाएगा 63.6। यहाँ याद रखिएगा कि आप हम कोई ग्राम्स नहीं लिख रहे हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्यूप्रिक माने कॉपर इन वैलेंसी 2, ये 63.6 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 31.8 हो जाएगा। तो ये था आपका कुछ एग्जाम्पल के साथ में कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दूसरा वाला प्रोसेस सीखते हैं। अब हम लोग सेकेंड मेथड सीखते हैं, किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट निकालने का तरीका सीखेंगे हम लोग। ये सेकेंड मेथड है क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब समझ रहे हैं ना आप, इसमें कोई रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन नहीं है आइटम, ठीक है। चलिए तो उसमें क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला मास लीजिए आप, अपॉन क्या लीजिएगा, कैटायनिक पार्ट जो होगा वैलेंसी ऑफ कैटायनिक पार्ट, ठीक है। समझे थे, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए पहले मैं ले रहा हूँ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड पहले तो इसका फॉर्मूला मास बताता हूँ मैं आपको, 137 और ये आपका प्लस 35.5 इंटू आप 2 कर दोगे, तो ये कितना 137 और प्लस 71 हो जाएगा, ठीक है। ये बनता है आपका 8 10 एंड 1 208, ठीक है। ये तो मिल गया आपको। अब कैटायनिक पार्ट आपको देखना है, चलिए लाइन डालते हैं। ये है इसका आयनिक पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है। देखिए यहाँ पे दो क्लोरीन, जो कि वैलेंसी हमने बताया क्लोरीन का 1 है, दो क्लोरीन जब जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो 1 यहाँ पे तो है इसका क्लोरीन का, लेकिन इंटू 2 हो जाते हैं, यहाँ पे +2 आएगा। तो कैटायनिक पार्ट का जो वैलेंसी हो गया वो आपका हो गया 2। तो आपको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है इसका बेरियम क्लोराइड, तो कितना होगा, पहले उसका फॉर्मूला मास लीजिएगा, डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, तो 104 आएगा। अब देखिए वहीं पे दूसरा एक लेता हूं मैं, NaNO3 लेता हूं, थोड़ा वो बड़ा कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या देखता हूं कि Na कितना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। 23 प्लस 14 प्लस 48
डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए 1 होता है सोडियम का, यहाँ पर भी ये रेडिकल है -1 होगा, तो कैटायनिक पार्ट का यहाँ पे क्या है +1 है, तो ये +1 से ये नहीं डिवाइड करते हैं, खाली 1 से डिवाइड करते हो, माइनस हो या प्लस, क्योंकि प्लस आप तो कैटायनिक ही ले रहे हो ना, तो प्लस ही हो तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये कितना हो जाएगा 8 12 15 1 3 4 4 4 8 अपॉन 185 ही इसका ऐसे हो गया। आप ले लेते हो Na2CO3, अब देखिए तमाशा क्या होगा इसका 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। अब इसमें देखिए कैटायनिक पार्ट का जो है यहाँ पर -2 है, यहाँ पे सोडियम का 1 है, लेकिन टोटल आपका बन जाता है 2, तो ये 2 पकड़ेंगे इसको कैटायनिक पार्ट का वैलेंसी, इसको डिवाइड करेंगे बाय 2, ये ख्याल रखिएगा। तो ये 46 हो गया, ये 48 है, तो 48 एंड आपका 12 50 60 एंड 60 एंड 46 106 1 2 5 3। ये था आपका सेकेंड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड प्रोसेस सीखते हैं मेथड, वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट, अब इसका मतलब नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, याद रखिएगा। तो एसिड सॉल्ट कैसे बनता है देखिए, वो तो बाद में बताएंगे, पहले तो नंबर 3 है ये आपका ना, तो करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड सॉल्ट। इस पर भी आपको तो फॉर्मूला मास तो लेना होगा, फॉर्मूला मास अपॉन क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। एग्जाम्पल दो देख लेते हैं, तो एक देखते हैं आपका NaHCO3। देखिए नॉर्मल अगर ये सॉल्ट होता है तो ये ऐसे होता है Na2CO3, यानी कि अभी भी एक यहाँ पे H है, हटेगा तब जाके Na और एक बचेगा। तो इस केस में क्या होगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, और इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये ऐड करके देख लो आप 24 है, और ये ऐड कर दो तो आपका, चाहे इसको ले लीजिए आप 60 ले लो और 24 84 आपका इक्विवेलेंट रेट हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं CaHCO3, ठीक है, इसका -1 होता है, ये ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या करते हैं हम, तो इसमें देखिए अगर ब्रैकेट खोला जाए तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो कैल्शियम का यहाँ पे हो जाएगा, कैल्शियम का तो 40 होता है, प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस C12 प्लस 48, ये सारा आप करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इसका कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। आप कैलकुलेशन करना चाहो तो हमको मेहनत करवाना है तो करवा दीजिए, नहीं तो छोड़ देते हम, यही पे आप समझ लिए है ना। ऐसे मैं ओरली बता देता हूँ, 48 60 हो गया, 61 हो गया, 61 का डबल लीजिए तो 122 हो गया, 40 ऐड कर दिया आपने तो कितना हो गया 61 122, उसके बाद इसमें 162 डिवाइडेड टू 81, ओरली में कर दिया हूँ, आप करके चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे खोजते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 4 है ये, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड लीजिए आप एंड डिवाइड बाय इट्स बेसिसिटी। अब ये चीज जो है बेसिसिटी, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, स्लाइड में तो बताया नहीं, मैं यहाँ बोला ना कि इंडिविजुअली जब बताऊंगा तो समझाऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे HCl एसिड, इसको जब आप एक्वस में करिएगा, एक्वस कीजिएगा तो ये टूट जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस में, ठीक है। तो ये है जो कितना वो हाइड्रोजन इंडिविजुअल हाइड्रोजन आयंस छोड़ता है, उसकी बेसिसिटी कहलाती है कि वही जाके बेस के साथ में रिएक्ट करता है। उसी तरह से देखिए H2SO4 है,
इसको अगर ये करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और SO4 ऐसे निकलेंगे, ठीक है, ऐसे 2 हिस्सा में निकलेगा सोल्यूशन में। तो इसकी बेसिसिटी कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। इस तरह से इंडिविजुअल एसिड का कितना रिप्लेसेबल सोल्यूशन में डालने पर कितने हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं उसके हिसाब से उसकी बेसिसिटी बनती है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल के हिसाब से, HCl का ही ले लेते हैं पहले। तो क्या लिखोगे आप, तो 1 + 35.5 अपॉन इसका कितना है, एक ही हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हो गया इसका 36.5 इसकी इक्विवेलेंट वेट। क्या हो गई, इक्विवेलेंट वेट निकाला मैंने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 निकाला जाए तो क्या निकलेगा, तो वो देखिए 1 + 14 + 48, इसमें भी एक ही रिप्लेसबल हाइड्रोजन है तो आपको कितना निकलेगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 48 52 62 63 63/1, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेता हूँ, 50 49 53 63, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे 1 × 2 सल्फर 32 48 आपका, सॉरी ये 48 क्या है, 64 96 98 हो गया आपका, लेकिन रिप्लेसबल हाइड्रोजन आपके 2 हो गए, 98/2 = 49 यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था एसिड के इक्विवेलेंट वेट्स निकालने के तरीके। अब चलते हैं, सीखते हैं फिफ्थ मेथड, क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिफ्थ मेथड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो बेस का आपका मॉलिक्यूलर वेट लेना होगा पहले, उसके बाद उसकी एसिडिटी से आपको डिवाइड करनी होगी। ये एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी तो आपने देखा है एसिड में, इसमें एसिडिटी क्या है, देखिए NaOH है ना जैसे, तो ये OH जो पार्ट है एक्चुअली ये जाके एसिड के H से इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये जो निकलेगा, जितना सारा निकलेगा OH उतना उसकी एसिडिटी कहलाएगी। जैसे आप मान लीजिए CaOH ट्वाइस ले लेंगे तो यहाँ पे एसिडिटी कितनी है, यहाँ पे 2 HOH निकलेंगे तो एसिडिटी 2 हो जाएगी। चलते देखें, इन्हीं लोगों को एग्जाम्पल दे, एक और बता देते हैं, AlOH थ्राइस है तो यहाँ पे एसिडिटी कितनी है, 3 है। तो इन तीनों को एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना होगा। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, केवल बता दूंगा आपको, 23 + 16 + 1 अपॉन यहाँ पे एसिडिटी 1 होगी तो 1 से डिवाइड कीजिएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 40 +2 × 16 + 1 और डिवाइड यहाँ पे 2 OH है तो इसलिए ये डिवाइड बाय 2 होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 27 + 3 × O का 16 + 1 और यहाँ पे 3 OH है रिप्लेसबल, तो ये 3 का आपका 3 से आप डिवाइड कर दो। इस तरह से आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस मिल जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला बचता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से लास्ट यही आपको ठीक से सीखना है, सीख लीजिए। अब चले आए मेथड्स के अंतिम वाले मेथड में, वो है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। ये सबसे कठिन है, इसको समझना होगा, यही ज्यादा यूज भी आता है, रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे वहां पर भी इसका यूज होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मास अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। रिडक्टेंट है ना और ऑक्सीडेंट कोई एक होगा,
तो जैसा होगा वैसा काम करेगा, या तो गेन करेगा या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। उसी हिसाब से कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है गेन कर रहा है उतने से डिवाइड आपको करना है नंबर से। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है Cr2, ये वाला Cr2O7 2-, ठीक है। और ये बन रहा है क्या आपका 2Cr3+। यहाँ पे आप देखोगे कि ये है 14 - 2, यहाँ पे आ जाता है 12, ठीक है। तो यानी कि और यहाँ पे कितना है 2 लोगे तो आप 6 आ जाता है, ये समझो। तो 12 से एक तरह से 6 में जाता है, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये 6 हो जाता है। तो ये डिफरेंस कितना का हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना हो गया 6। तो 6 जो है तो ये हो गया आपका गेन या लॉस। क्या हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ गेन या लॉस, उससे हमको मतलब नहीं, ये चेंज कितना है ये बताना हम। तो इससे पता चल गया हमको डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना 6 है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आप लोगे वो 294 आता है, उसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर मास आपको पूरा प्रोडक्ट ये कंपाउंड का लेना है, यहाँ पे K2Cr2 का लेना है, समझना है आप, क्योंकि K2 खुद वैलेंसी नहीं चेंज करता है। आप याद रखिएगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंसी चेंज नहीं करते हैं, इसलिए K2 को हटा देते हैं हम लोग जब डिस्कशन करते हैं। उसी तरह देखिए MnO4- यहाँ पे है, Mn2+ हो गया, यहाँ पे कितना है यहाँ पे +7 है इसका, तो MnO4- में है, यहाँ पे K था उसको हटा दे माइनस में लिखा गया, तो ये +7 है। और ये बन जाता है क्या Mn2+। यहाँ पे चेंज कितने का हुआ देखिए 5 का हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। 5 इलेक्ट्रॉन चेंज 5 से आपको जितना चेंज हो गेन या लॉस होगा उतना से आपको डिवाइड करना होता है। यहाँ पे 158 इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो 148 को 5 से 158 सॉरी, तो 158 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 36.6 आएगा। उसी से और भी एग्जांपल से देखिए KMnO4 यहाँ पे दिया हुआ है और Mn2, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, इसलिए इसको 158 को 3 से डिवाइड करके ये इक्विवेलेंट आपका वेट आता है 52.6 आता है। FeSO4 देखते हैं तो यहाँ पे Fe2 है और Fe3 बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बनता है, तो 152 इसका 152 है मोलर मास, और डिवाइड बाय 1 करते हैं तो उतना ही रह जाता है। यहाँ पे देखिए H2C2O4 लिखा हुआ है .2H2O, यहाँ पे ये आपका कितना डिफरेंस है -2 से ये +2 में जा रहा है, ये सॉरी ये +2 से +4 में जा रहा है, सॉरी। तो ये 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो रहा है। तो इसको आप जो ये टोटल इसका है इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसका 126/2 आएगा 63। तो ये वाला जो सेक्शन है मैं बता दूं फिर से कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट ये फॉर्मूला मास आप लोगे, उसके बाद देखोगे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना हुआ किसमें इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कंपेयर करके आप देख लो। ये आपको सीखना अभी एक्चुअली आपको मैं ये चूंकि फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभी आप ठीक से नहीं समझोगे, तो बस जस्ट ये याद रखिए टफ पार्ट है, इसको हम फिर से करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी जस्ट इसका एक आइडिया ले लीजिए, जैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है जो वैलेंसी चेंज हो जा रहा है एक्चुअली, ये वेरिएबल वैलेंसीज के एलिमेंट्स है। अभी ये वेरिएबल वैलेंसी के एलिमेंट्स में आप गए नहीं हो तो उसको समझोगे नहीं। क्रोमियम एक वेरिएबल वैलेंसी वाला एलिमेंट है या मेटल है, मैंगनीज भी वैसा ही है, आपका क्या कहते हैं आयरन भी वैसा ही है। तो ये सब मेटल्स जो है हम जब पढ़ेंगे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट, अभी इसमें वो क्लियर करना उतना आसान नहीं है, बस अंडरस्टैंड कर लीजिए प्रोसेस क्या है। चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि बहुत इजी है, कंफ्यूजन दूर करने वाला टॉपिक है। जस्ट
टॉपिक है ही नहीं, जस्ट मैं लास्ट में चाहता हूँ कि ये इक्विवेलेंट वेट सिखाया मैंने, आप पहले जानते थे एटॉमिक वेट, इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो समझना होगा ना। तो देखिए अगर एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक नहीं समझ। जैसे मान लीजिए आप सोडियम लेते हो, सोडियम का एटॉमिक वेट क्या लिखोगे आप, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स में कह रहा हूँ, तो 23 ग्राम्स आप लिखोगे। अब आपको अगर इक्विवेलेंट वेट कोई पूछ दे तो क्या लिखोगे इसके लिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, आप ये तो लिख दो आप क्या, जो एटॉमिक वेट है आप उसकी वैलेंसी जो है उससे डिवाइड कीजिए, वो हो जाएगा उसका क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। उसी तरह से पकड़ लीजिए, मैं ऑक्सीजन कर लीजिए, ऑक्सीजन एटम कर लेता हूँ, तो आप जानते हो एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, ये होता है आपका 16, ठीक है, ये तो हो गया। अगर आपको कहा जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का निकालिए तो क्या निकालोगे, तो 16 उसकी वैलेंसी क्या है 2, तो आपके 8 ग्राम्स हो जाएगा वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट। आप मैग्नीशियम ले लेते और कहा जाता कि एटॉमिक वेट निकालिए, तो कितना लिखते हैं, तो आप 24 जी लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाता कि नहीं उसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो क्या करते हैं आप 24 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं और 12 ग्राम्स लिखते हैं। इस तरह से हम ये डिफरेंस समझते हैं। इससे बात देखिए, एग्जाम्पल तो मैं दिखा दिया, लेकिन एक चीज देखिए रिलेशन पता चला इससे कि एटॉमिक वेट अगर आपके पास है, एटॉमिक वेट कैसे निकला आपका देखिए, तो एटॉमिक वेट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ऐसे सोचिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, जैसे एटॉमिक वेट हमको खोजना है किसका, सोडियम का खोजना है मुझे, सोडियम का एटॉमिक वेट खोजना है, ठीक है, नहीं जानता हूँ, पकड़ लीजिए, एटॉमिक वेट खोजना है, कैसे खोजेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना होगा 23, वैलेंसी कितनी दी गई है 1, तो कितना हो गया 1, 23, तो आंसर तो आगे कहोगे सर तो उसमें 1 था तो कुछ समझ ही नहीं आया, आप दूसरा कुछ दिखाइए। तो चलिए मैग्नीशियम का दिखाता हूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कैसे खोजेंगे, इसके लिए देखिए क्या कहा मैंने कि आप उसका इक्विवेलेंट वेट लीजिए, कितना है 24, नहीं 24 नहीं 12 है, 12 और वैलेंसी कितना है 2, तो ये आपका 24 आ गया, देखिए 24 आ गया, तो दोनों आंसर सही राइट है। तो इससे हम एक रिलेशन बना पाए कि A इज इक्वल टू ई इंटू वी, ये एक रिलेशन आप याद रखिएगा, बाद में काम लगेगा, मैं अभी इक्विवेलेंस करवाऊंगा उस समय आपको काम में लगेगा, अभी तत्काल में जस्ट एक प्रिलिमिनरी नॉलेज के लिए मैं दे दिया इस क्लास में, आगे लेक्चर्स में हम लोग तो और पढ़ेंगे, उसमें सारे की सारी चीज काम में लगेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा, उतना तो प्रेशर वाला था नहीं, हाँ न्यूमेरिकल्स के पार्ट थोड़े से थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे कैलकुलेशंस, तो ऐसे तो देख लीजिए वो PYQs के थे, याद रखिएगा, तो आपको उसी तरह से तैयार करना है कि कॉन्सेप्ट बहुत इजी है लेकिन वर्किंग में आप कहीं फंस जाएंगे और पूरा का पूरा पानी हो जाएगा, खत्म पानी फेर देंगे आप अपनी मेहनत पर, तो इसलिए कैलकुलेशंस आप कभी कैलकुलेटर लेके मत क्या कीजिए, फंस जाएंगे आप। मैं देखिए कष्ट करके कर रहा था, आपको बोर्ड पर कैलकुलेशन करके दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था, इसी के लिए दिखा रहा, मैं भी तो मेरे पास भी तो कैलकुलेटर है, मैं यूज कर सकता था, मैंने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि ताकि आप लोग मुझे देखकर वो गलती ना करें, ठीक है, तो ये चेतावनी है आप लोगों के लिए, डोंट यूज कैलकुलेटर्स व्हाइल कैलकुलेशन यू आर कैलकुलेटिंग, ये एकदम वार्निंग है एक तरह से, नहीं तो एग्जाम्स में आप फंस जाओगे। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग विथ मी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ ये याद जरूर रखिएगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा है, हम बढ़ेंगे आप भी बढ़ेंगे, आपकी तरक्की होगी, और लास्ट लाइन तो आपको पता ही है क्या, जश्न जीत के साथ पढ़ते रहिए और कामयाबी की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।